नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में वर्णों का वर्गीकरण समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर है संस्कृत ध्वनियों का प्रचलित वर्गीकरण। हमारा टॉपिक है वर्ण। टॉपिक होगा वर्ण। भाषा की लघुतम इकाई जिसकी और खंड नहीं होते हो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार का होते हैं, स्वर, व्यंजन। अब यहाँ पर मान लीजिए अपन लिख देते हैं, यहाँ पर अपन ने लिखा है क, यह है व्यंजन। क को बोलते हैं, क की ध्वनि कम समय तत्काल आ जाता है यहाँ पर ए। अब हम यहाँ पर ए को बोल कर देख लेते हैं। तो ए बोलेंगे तो ए में किसी का भी सहयोग नहीं लिया जा रहा है, जबकि क बोलते हैं क में ए मिला हुआ है। तो क का उच्चारण परतंत्र रूप से हुआ है, जबकि ए का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हुआ है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे हमेशा स्वर होते हैं। तो ए हो गया स्वर और क हो गया व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे हमेशा व्यंजन होते हैं। यदि स्वर नहीं होते तो व्यंजनों का उच्चारण कभी भी नहीं होता। अकेला जो व्यंजन का उच्चारण तो हो सकता है, लेकिन इसको सामने वाला समझ में नहीं आएगा। अब वर्णों को दो तरह से लिखते हैं व्यंजनों को। एक तो होता है स्वरांत, दूसरा होता है व्यंजनांत। जैसे अपन ने क लिखा, क के अंत में ए आ गया यानी स्वर आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें हलंत लगा देते हैं, जो ए मिला हुआ उसको निकाल देते हैं, तो अब ये इसमें ए नहीं है, ये इतना फास्ट बोलेगा सामने वाले का समझ में नहीं आएगा, जिसका उच्चारण एक झटके में हो जाता है। तो यहाँ पर यानी अगर मान लीजिए इसमें अब ये पूर्ण व्यंजन है। एक तो होता है वर्ण। वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। दूसरा वर्ण को अक्षर कहते हैं। अक्षर और वर्ण दोनों में अंतर है। अक्षर होता है जिसका उच्चारण एक ही झटके में हो जाता है, वो हमेशा अक्षर होता है। इसका उच्चारण एक झटके में हो गया तो जितने भी जो हलंत लगे हुए व्यंजन होते हैं उनको हमेशा अक्षर कहते हैं। और अगर इसमें से हलंत हटा दिया, अब ये वर्ण है। क्यों? अगर इसमें व्यंजन भी है और इसमें स्वर भी मिला हुआ है। क्यों? स्वर मिला हुआ है, इसी कारण से आसानी से भूल जाता है के। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वर्ण दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर, यानी यहाँ पर स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर होते हैं। स्वर लिख लेते हैं, ए, आ, छोटी बड़ी, री बड़ी री, ली छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर लिख लिए। अब यहाँ पर जो स्वर होते हैं उसका काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार का होता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वो हमेशा ह्रस्व होता है। इसको लघु स्वर भी बोलते हैं और मूल स्वर भी बोलते हैं। ये वाले हो गए। इसमें हमको दूसरे किसी प्रकार का कोई समय ज्यादा नहीं लगा, बहुत कम समय लगा। दीर्घ होता है, दूसरा प्रकार होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होता है जिसमें दुगना समय लगता है, वो होता है दीर्घ स्वर। जैसे आ में दुगना समय लगा और ए में दुगना समय लगा, री में दुगना लगा, बड़ा ऊ में दुगना लगा, ए और आई, ओ, औ इनमें दुगना समय लगा। यहाँ पर तीसरा वाला जो स्वर का प्रकार होता है प्लुस स्वर। प्लुस स्वर का अर्थ होता है जिसका उच्चारण 3 गुणे से ज्यादा हो, चाहे कितने भी हो, वो हमेशा प्लुस स्वर होता है। ये दूर कोई भी खड़ा रहता है उसको संबोधित करने के लिए प्लुस स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। या संगीत में भी हमेशा प्लुस स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। अगर संगीत नहीं होता, प्लुस स्वर नहीं होता तो संगीत नहीं बनता। संगीत नहीं बनता तो लोग जीवित नहीं रहते। तो संगीत में हमेशा प्लुस स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एक जो गायक कलाकार होता है वो इस प्रकार से बोलेगा, उस आ को कितनी बार खींच दिया। इसको लिखते समय प्लुस स्वर को और इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे अपन मान लीजिए ओम लिखेंगे यहाँ पर, तो ऐसे इस प्रकार से और ये चिन्ह लगा दिया जाता है। ऐसे ये ओम लिख दिया, यहाँ पर इस प्रकार का लिखा आ जाता है। तो ये चिन्ह होता है वो हमेशा प्लुत का प्रयोग किया जाता है। अब जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार का होते हैं। अब यहाँ पर स्वर होते हैं
देखो ए और ए से आ का निर्माण हुआ है, छोटी ई और छोटी से बड़ी बनता है, छोटा री से बड़ा री बनता है, और छोटा ऊ और छोटा ऊ से बड़ा ऊ बनता है। फिर ए और ई के माध्यम से ए बनता है, फिर ए और ए के माध्यम से आई बनता है, फिर ए और ऊ के माध्यम से ओ बना है, फिर ए और ओ के माध्यम से औ बना है। ऐसे इस प्रकार से जो दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे ऐसे पूछ ले जाता है, वैसे स्वर तो संस्कृत भाषा में 13 होते हैं, लेकिन प्लुत को भी अगर काउंटिंग करते हैं तो स्वर यानी 21 होते हैं, जो आप आगे आपको काउंटिंग करके बताएंगे। अब यहाँ पर आगे वाला है, ये स्पष्ट व्यंजन भी बोलते हैं, इसको व्यंजन भी बोलते हैं, इसके और इसको स्पर्श भी बोलते हैं। इसके 3 नामकरण है। ये वाले व्यंजन होते हैं, व्यंजनों को लिख लेते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। तो यहाँ पर जैसे कै, खे, गे, घे, अणे, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। ये अपन ने 5 वर्ग हो गया। अब यानी पे के बाद में के बाद में जो आता है ये लेव है, लेव का बोलते हैं अंतस बोलते हैं, तो लिख लिया ये रे ले और वे। अब जो ऊष्म वाले होते हैं से इनको बोलते हैं ऊष्म, से और है इनको अंतस बोलते हैं, और से को बोलते हैं ऊष्म। ऊष्म का अर्थ होता है जिसका उच्चारण करते समय गर्म वायु निकलते होता है ऊष्म। जैसे कै बोलिए आप अपने हाथों को होठ के पास लाके कै, और से बोली से में अधिक गर्म वायु निकलती है, तो इसीलिए इसका नामकरण होता है ऊष्म। ऊष्म का अर्थ होता है बोलते समय गर्म ध्वनि निकलती है, वह हमेशा ऊष्म होता है। अब इनका जो तीसरा वाला प्रकार होता है उच्चारण के आधार पर, यानी स्वर भी हो जाते हैं, व्यंजन भी हो जाते हैं, इनको उच्चारण के आधार पर यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यानी कंठ। कंठ कहाँ होता है, हमारा जो किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं लिया जाता वो होता है कंठ। यानी यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन ने कै लिख लिया था, तो ये सारे के सारे ए आ कै खे गे अणे, ये वाला हो गया कंठ। अब आ जाता है दूसरा नंबर हो जाता है तालु। इसको क्रम से लिख लिया यो कायो। तालु हमेशा जीभ के नीचे होता है, अगर जीभ के नीचे छाले पड़ जाए तो चे का उच्चारण कभी भी नहीं होगा। यानी ऐसे इस प्रकार से चे जो बोलते हैं तो हमारी जीभ है वो ऐसे घर्षण करती है, तो ये होता है तालु। तालु में आ जाता है छोटी बड़ी, और इसके बाद में चे, छे, जे, झे, ये। इसके बाद में आ जाता है तीसरा नंबर होता है उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा हमेशा हमारी जो जीभ होती है वो ऐसे घूम करके जो हमारे ऊपर को मारती है, मुंह के ऊपर इस प्रकार से जो बना हुआ है वहां मारती है, ऐसे राउंड मार के, वो होता है हमेशा मूर्धा। जैसे टे बोलते तो हमारी जीभ घूम करके और ऐसे मारती है, तो होगा टे, ठे, डे, ढे, णे। आगे आ गया दंत। जब हम यानी वर्णों का बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो हमेशा दांतों के टच करती, स्पर्श करती है, और जब तक दांतों को टच नहीं करेगी तब तक ते का निर्माण नहीं होगा। तो ये दांत टच करना ही पड़ेगा। अगर जीभ को अंदर खींच के रखेंगे तो ते कभी भी नहीं बोलेगा। तो ते, थे, दे, धे, ने। अगर जिन बच्चों के दांत नहीं उगते हैं या जिन बड़े बूढ़े के दांत उखड़ जाते हैं तो उनसे ते नहीं बोलता है। क्यों? कि जो मुंह है वो एकदम खुल जाता है दांतों के माध्यम से, और तत्काल वो बाहर ध्वनि निकल जाती है। इसी कारण से उनकी जो बच्चे होते हैं उनकी बोली तोतली, और बड़े बड़े होते हैं दांत नहीं होने के बाद उनकी जो ध्वनि होती है वो भी तोतलेपन में हो जाती है, वो बोलते वो आसानी से समझ भी नहीं आती। आगे वाला होता है उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ यानी हमारा होठों को बंद करेंगे तभी बोलेगा पे, बंद करेंगे उसके बाद खोलेंगे तभी पे का उच्चारण होता है। अगर नीचे का होठ काट दिया जाए, ऊपर का होठ काट दिया जाए तो पे का कभी भी उच्चारण नहीं होगा। आप अपने दोनों होठों को ऐसे पकड़ देंगे तो पे कभी भी नहीं बोलता है। तो यानी पे वाला उच्चारण हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ऊ, ऐसे इस प्रकार राउंड हो जाते हैं। तो पे, फे, वे, भे और में, ये अपन ने लिख लिए। अब आगे आ जाते हैं अंतस और ऊष्म आ जाते हैं, तो उसको लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, ये अपन ने क्रम से लिखी दी। अब इसके बावजूद सबसे पहले एक कंठ को छोड़ दीजिए और कंठ के बाद क्रम से लिख लीजिए ये, रे, ले और वे का उच्चारण होता है दंतोष्ठ होता है। आगे आ जाता है उस वाले जो ध्वनि है उनको लिख लेते हैं, तो इसको भी जो ये लिखा था वैसे क्रम से लिख दो।
तो से और है बोलते और कै बोलते कंठ की तरह है, तो है को कंठ में ले लीजिए ऐसे इस प्रकार से। अब आगे बच जाता है ए और आई किसी उच्चारण होता है, तो देखो ए और ई से बना है ए, तो ए का उच्चारण होगा कंठ, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर कंठ, और ई का उच्चारण होगा तालु से, तो ए और ई का हो गया कंठ और तालु से उच्चारण हो जाता है। अब यहाँ पर ए और ओ के माध्यम से बना है ओ, और ए और ओ से बना है औ, तो ये इसका उच्चारण होता है, ए का उच्चारण होता है कंठ से और ओ का उच्चारण हुआ है ओ से, तो इन दोनों को कंठोष्ठ बोल दिया जाता है, तो इनका उच्चारण हमेशा कंठोष्ठ से होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये अपन ने ये पूरे का पूरे कर लिए, अब यहाँ पर जो आगे वाला है ऐसे पूछ लिया जाता है भाई आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, आभ्यंतर का अर्थ होता है जिनका उच्चारण अंदर के रूप में और बाहर लिया जाता है, वो होता है आभ्यंतर। जिन वर्णों का उच्चारण अंदर से और बाहर बोला जाता है, तो अंदर से सबसे पहले क्रम ले लो, यानी कंठ हो गया अंदर से अंदर हो गया, तो कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ, इनके माध्यम से जो प्रारंभ किया जाता है वो हमेशा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, आभ्यंतर प्रयत्न। और इसके बाद में है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न का मतलब होता है सबसे पहले वो बाहर के रूप में करेंगे, तो जो आभ्यंतर था उसका बिल्कुल विपरीत कर दो, आभ्यंतर है वो तो कंठ से प्रारंभ होगा, यूं चलेगा, और जो बाह्य प्रयत्न है वो हमेशा पहले यहाँ बोला जाएगा ओष्ठ दंत मूर्धा तालु और कंठ, इस प्रकार से बाहर से चालू होगा। तो सबसे पहले बाहर से कौन सा होता है पे का, यानी तो पे कहां से बोलता है, ओष्ठ से बोलता है, तो ओष्ठ दंत मूर्धा तालु और कंठ आदि के माध्यम से जो होता है उसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न होते उसके 4 वेद होते हैं, पहला वाला होता है उसको बोलते हैं विवृत। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा भाई आभ्यंतर प्रयत्न का विवृत वर्ण कौन कौन से, तो जितने भी जो सारे स्वर है उन सभी को विवृत कहते हैं, तो ये पूरे के पूरे जो स्वर है उनको कहते हैं विवृत। आगे आ जाता है स्पष्ट, इसको स्पर्श भी बोलते और स्पष्ट भी बोलते। ये वाला स्पष्ट होते कैसे लेकर के और मैं तक होते, ये 25 होते, यानी ये यहाँ से लेकर के और पूरे के पूरे हो गए, इनका बोलते स्पर्श भी बोलते, स्पष्ट भी बोलते, स्पृष्ट भी बोलते हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है। आगे तीसरा वाला होता है वो होता है ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट हमेशा यानी ये होते अंतस वाले वर्ण होते, कौन कौन से, ये रे ले और वे, इनका बोलते हैं ईसत स्पृष्ट। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई ईसत स्पृष्ट कौन कौन से, तो ये वाले हो गए ये रे ले वे। चौथा नंबर का होता है ईशत विवृत। ईशत विवृत होते हैं उस वाले वर्ण, तो उसमें हो गए से है, ये वाले होते हैं ईशत विवृत वर्ण हो जाता है। आगे वाला है वो वाला है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न वो होता है जिनका उच्चारण बाहर से होता है, यानी ओष्ठ से लेकर के और कंठ तक होता है, वो हमेशा बाह्य प्रयत्न होते हैं। बाह्य प्रयत्न के भी ये होता है प्राणत्व के आधार पर बहुत 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प का अर्थ होता है कम, जिनका उच्चारण करते समय कम ध्वनि निकलती है वो होता है अल्प प्राण। तो यहाँ पर दूसरा होता है महाप्राण, जिनका उच्चारण करते समय दुगनी ध्वनि निकलते हो वहां हमेशा महाप्राण होता है। तो उसको छांटने का बहुत सरल तरीका है। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो अपन देखो कै को बोलिए और खे बोलेंगे, तो कै में कम समय लगा और खे में लगा ज्यादा। आगे देख लेते हैं, गे में कम लगा और घे में लगा अधिक, और यहाँ पर अन है उसमें लगा कम। तो यानी इसके सीधे की सीधी परिभाषा होती है, प्रति वर्ग का, एक वर्ग में 5 वर्ण होता है, तो प्रति वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां होता है वो अल्पप्राण होता है। देखो अल्पप्राण पहला वाला, ये सारे के सारे हो गए, के हो गया, चे हो गया, टे हो गया, ते हो गया, पे हो गया, और तीसरा वाला होगा गे होगा, जे होगा, डे होगा, दे होगा, बे होगा। याद करने का बहुत सरल तरीका, ऐसा एक एक याद नहीं होंगे। और आगे आ जाते हैं 5वां नंबर का अल्प प्राण, तो ये सारे के सारे हो गए। तो प्रति वर्ग का पहला और तीसरा 5वां वाला वर्ण होता है वो होता है हमेशा अल्प प्राण। अब यहाँ पर अंतस और ऊष्म वाले और है, तो अंतस वर्ण होते उनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, तो इसके बावजूद ये रे ले
और वह है वो भी यानी अल्प प्राण होते हैं, लिखा हुआ है अल्प प्राण। तो इसकी सीधी परिभाषा है प्रति वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा ये वाले हो गए ये रे ले वे, यानी अंतस्वर्ण हमेशा अल्प प्राण होते हैं। दूसरा वाला होता है वो होता है महाप्राण, जिनका उच्चारण करते समय अधिक समय लगता, दुगना समय वो हमेशा महाप्राण होता है। महाप्राण बचे हुए लिख देते, 1, 3, 5 अल्प में आ गया तो बच गया दूसरा और चौथा वाला। अब इसके अलावा तो प्रति वर्ग का ये दूसरे सारे हो गए और ये वाले चौथे सारे हो गए। इसके अलावा फिर बच जाता है हमारा, यानी ये वाला बच गया उस वाले, तो उस वाले होते हैं वो हमेशा महाप्राण होते हैं, से और ये है, ये हो गए महाप्राण में। तो प्रति वर्ग का दूसरा, चौथा और से है, ये हो गए महाप्राण। आगे वाला होता है महाप्रयत्न का, वो होता है घोषत्व के आधार पर। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। इसको महाघोष भी बोलते हैं और घोष भी बोलते हैं। तो अघोष का मतलब होता है यानी पहले एक एक उच्चारण किया था, अब पंक्ति याद हो जाती है तो बच्चे से एक साथ बोलवाते भी के खे गे घे अणे। तो कहां से दबाव जो लगने लग जाता है, अधिक समय यानी श्वास कम होने लग जाता है, वो हमेशा अघोष और सघोष होता है। तो अपन यहाँ क्रम देख लेते, कै खे, यहाँ बोला कोई दिक्कत नहीं, तो इसकी आधी आधी दूरी कर लो। ये गे के 2 इधर रख दो, गे के 2 इधर रख दो, तो आधी दूरी तक हम पहुंच सकते हैं, यानी हमको श्वास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भारापन नहीं होगा। तो सीधी की सीधी परिभाषा होती है अघोष होते हैं प्रति वर्ग का पहला वाला ये सारे, और ये दूसरे वाले होते हैं वो होते हैं अघोष। अब यहाँ पर अब यानी ये रे बोलते हैं तो इसमें लगता है दबाव, जब ये बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क में कंपन हो रहा है, जो कंपन ये से को बोला कोई कंपन नहीं हुआ। तो सीधी बात है कि प्रति वर्ग का यानी सघोष हो गया, अघोष हो गया पहला और दूसरा तथा से और ये तीनों से वो हमेशा अघोष होते हैं। आगे वाला है सघोष, जिनका उच्चारण करते समय दुगना समय लगता हो, अधिक समय लगता हो, वो होता है सघोष। तो बची हुई कौन सी होगी, तीसरा वाला वर्ग हो गया और चौथा वाला वर्ग हो गया और पांचवा वाला वर्ग हो गया। इसके अलावा बच गए यानी ये रे ले वे, और इसके बाद है, ये वाले हो जाते हैं सघोष वर्ण। क्यों है को बोलते हैं तो अधिक समय कंपन हो रहा है, से तो से में नहीं हो रहा, तो इसमें हो गया प्रति वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा ये रे ले वे और है, ये सारे के सारे सघोष हो जाते हैं। अब आगे वाला जो भाव प्रयत्न होता है उसमें पूछ ले जाते हैं भाई उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के होते हैं भेद 3, उन तीनों के नाम ये है। पहला बोलते हैं उदात्त, उदात्त का मतलब होता है, इसको दूसरा बोलते हैं अग्र स्वर भी बोलते हैं। जैसे हरिक मुखमंडल के 3 भाग होते हैं, ये वाला और ये वाला, ऐसे इस प्रकार से। तो उच्चारण स्थान है कहां से हुआ, तो हम अगर उदात्त का मतलब होता है जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि ऊंचे स्वर में निकलती है, वो उदात्त होता है। जैसे ए आ, पूरी की पूरी ध्वनि ऊंचे स्वर में निकलती है, तो ये वाले हो जाते हैं, ये हो गए ए हो गया और इसके बावजूद आ हो गया, ये सारे के सारे हो गए अग्र स्वर उदात्त। दूसरा वाला होता है अनुदात्त, यानी अनुदात्त का मतलब होता है जिनका उच्चारण उच्च स्वरेण यानी ऊंचे स्वर में किया जाता, ऊंचे स्वर में नहीं किया जाता, वो उदात्त है, वो होता है अनुदात्त। तो ऊंचे स्वर में हो गया जैसे ई है और बड़ी ई है, इसके बावजूद आ जाता है री आ गया और इसके बावजूद आ गया ए और ये आई है। इनका बोलते समय ध्वनि नीचे रहती है, कम रहती है, अधिक आवाज आती है ए और आ इसमें फुल आती है, लेकिन ई यानी अंदर आधी रह गई है, तो ये मध्य स्वर हो जाते हैं। फिर तीसरा वाला होता है स्वरित, ये स्वरित होता है जो उदात्त और अनुदात्त दोनों के माध्यम से उच्चारित हो, वो हमेशा होता है स्वरित बोलते हैं। इसको पस्वर भी बोलते हैं। तो पस्वर कौन से को होठों से बोलेंगे, तो ये होगा ओ औ, ये वाले हो जाते हैं। तो ये ऐसे पूछ लिया जाता है अगर भाई स्वरित कौन सा होगा, तो ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, इसके बावजूद ओ हो गया और ये औ हो गया। कंपटीशन एग्जाम में कैसे भी पूछ लिया जाता है भाई उदात्त कौन से, तो ये वाले लिख दो, अनुदात्त पूछ लिया तो ये वाले लिख दो, स्वरित पूछ लिया तो ये वाले लिख दो।
इसका पूछ लिया तो ये वाले लिख दो, इसका पूछ लिया तो ऐसे इस प्रकार से लिख दी। अब ध्यान दीजिए, जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होता है इसको नासिक भी बोलते हैं, अनुनासिक भी बोलते हैं। ये होता है अणे, ये, अणे, ने और में, इनको नासिक वर्ण भी बोलते हैं। आगे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त का मतलब होता है जिनका यानी दो वर्णों के माध्यम से निर्माण होता है, वो होता है संयुक्त व्यंजन। ये होते हैं 5 होते हैं। देखो, क और से के माध्यम से बनाए 6। जैसे कक्ष बोलते हैं तो क के बाद क और फिर से आता है, और त और रे से बनाए त्रय, जय और ये से बनाए ज्ञ, और द और ये से बनाए ध्यय, और से और रे से बनाए श्रय, ऐसे इस प्रकार से। अब यानी यहाँ पर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, अब भाई कुल वर्ण कितने होते हैं, तो यहाँ पर हम काउंटिंग करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 और 53। यहाँ पर होगा 53, तो ये वाले हो गए। अब इसके आधार पर फिर पूछा जाएगा, अब भाई कौन कौन से कैसे होते हैं। अब यहाँ पर देखो, इधर की तरफ देखिए, ऐसे पूछ लिया जाएगा भाई स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 21। आपके सामने यहाँ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गए स्वर। 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन ये हो गए। एक वर्ग में 5 होते हैं, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, यानी ये हो गया 25 हो गए। अब यहाँ पर अपन ने लिख दिया भाई स्वर कितने होते हैं, 21 होते हैं, और स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 हो गए। अंतस वाले होते हैं वो 4 हो गए, ये रे ले वे, ये रे ले वे, 4 हो गए। फिर वाले पूछ लिएगा ऊष्म कौन से होते, तो स ये हो गए, 4 हो गए। अब आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है संस्कृत भाषा में जो यम होते हैं वो कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो ये बोलते हैं कुम, खुम, घुम, घुम, इनको बोलते हैं यम। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके बाद में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा भाई जीवा मूल्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये वाले होते हैं क और ख, जिनके नीचे नुक्ता लगा रहता है, साइड में जो बिंदी लगी रहती है उसको बोलते हैं। तो ये लगे रहते हैं, कितने हो गए, 2 हो गए। अब इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है भाई उपद मानिए ये वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये प और फ वाले होते हैं, कितने हो गए, 2 हो गए। अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से जरूर, द्विस्पष्ट वर्ण कौन सा है, तो जो लृ वाला है वो वाला होगा द्विस्पष्ट व्यंजन, और वर्ण हो गया ये वाला होगा 1। तो इन सभी का काउंटिंग करते हैं तो ये बन जाते 63 बन जाते हैं। अब कई साहित्याचार्यों ने यहाँ पर 64 भी माने गए। क्यों माना गया है, क्योंकि जो लृ है इसका बड़ा जो आकार होता है बड़ी लृ, क्योंकि यहाँ पर छोटी लृ थी तो बड़ी वाली भी आ जाते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर 64 भी हो जाते हैं। 1 और बढ़ा देंगे, 1 प्लस कर देंगे तो 64 हो गया। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है भाई संस्कृत भाषा में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो अगर 64 भी दे रखा हो और 63 भी दे रखा हो तो आप 64 को करेंगे, और 64 नहीं दे रखा है 63 दे रखा है तो आप 63 को ही करोगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो जो प्लस स्वर था उसका प्रयोग जहां ओम लिखा जाता है तो ऐसे इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं ओम। ठीक है, तो ओम यानी प्लुत वाले होते हैं, उनका प्रयोग दूर कोई खड़ा रहता है उसको संबोधित करने के लिए, आवाज देने के लिए, बुलाने के लिए वहां पर इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे सरल रूप में याद रख लेंगे, पूरा का पूरा होगा भाई। क्वेश्चन पूछ लिया अल्पप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, अल्पप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण, इन सभी को क्या बोलते हैं भाई, सहघोष। तो ये वाले हो गए, ये वाले हो गए अघोष हो गए, श्वास लेते समय कम ज्यादा समय। इधर वाले हो गए अंतस वाले, सहघोष है, अघोष है, या अल्पप्राण है, महाप्राण, ये भी पूरा लिखा हुआ है। पूछ लिया ऊष्म ध्वनि होती है, अघोष होती है, सहघोष होती है, तो ये भी अघोष होती है, ये वाले हो गए। और है होता है वो यानी सहघोष होता है, महाप्राण में होता है। तो ऐसे इस प्रकार से जो भी कम से कम यहाँ पर सारे जो स्वर है और व्यंजन है उन सभी वर्णों की कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। निम्न में अल्पप्राण है, महाप्राण है, अंतस है, ऊष्म है, पूछ लिया यम है या ऊष्म है या जीवा मूल्य है या उपमध्यमानी है, द्विस्पष्ट वर्ण है,
तो ऐसे कैसे भी पूछ ले जाए, तो ऐसे इस प्रकार से आप लोग सारणी के माध्यम से बहुत ज्यादा सीख करके कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।